Hello there. Hope you all are doing well. Welcome to our channel. Today we will continue the left part of PYQ CUET 2020. So let's begin it. Okay. So in the previous lecture or video we have done this question 25 whose option is this Earl of Surrey, that is Henry Howard. This was the right answer. Coming to the next question, which is which among the following is a typical comedy of manners? ठीक है. कॉमेडी ऑफ मैनर एक तरीके का प्ले होता है, टाइप ऑफ प्ले होता है, ठीक है, जिसमें हम अपने मैनर्स से जो है कि कॉमेडी क्रिएट करते हैं। मीन्स जो प्ले राइटर होता है वो कैरेक्टर से ह्यूमर क्रिएट करता है। तो इसमें आप सभी के लिए बहुत ही फेमस वर्क है, आप सभी जानते होंगे इसको। दैट इज 1700 में पब्लिश हुआ है, द वे ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्शियस लवर जो है ये एक सेंटिमेंटल कॉमेडी है। तो ये नहीं है, ये रिचर्ड स्टील ने लिखा है। अपने आप में एक समथिंग विल चेंज है, क्योंकि रिचर्ड स्टील अपने पीरियोडिकल्स के लिए जाने जाते हैं। तो इस वजह से ये थोड़ा कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट हो जाता है, कॉन्शियस लवर। तो राइट आंसर इज द वे ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विथ न्यू क्लासिकल पोएट्री? ठीक है, क्वेश्चन ध्यान देने की बात है कि उसमें नॉट लिखा हुआ है। ऐसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हम केवल की टर्म्स को पकड़ते हैं, न्यू क्लासिकल पोएट्री कौन एसोसिएटेड है ऐसा पकड़ के निकल लेते हैं। लेकिन हमें छोटे छोटे जो वर्ड्स हैं उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है ना। जैसे हु इज नॉट जनरली एसोसिएटेड विथ न्यू क्लासिकल पोएट्री, तो आप पोप का नाम जानते हो, ये न्यू क्लासिकल पोएट है। ड्राइडन और बेन जॉनसन, ड्राइडन का भी है कि आप जानते हो कि सॉरी, हाँ ड्राइडन है। ये दोनों तो न्यू क्लासिकल पीरियड से आते हैं, ठीक है। जो बात फंसेगी वो सी और डी ऑप्शन में फंसेगी, क्योंकि बेन जॉनसन शेक्सपियर के कंटेम्पररी है, ठीक है। जॉन डॉन भी कहीं ना कहीं उसी टाइम पे लिख रहे होते हैं। तो अब इसमें हम किसको बताएं कि कौन इसमें से न्यू क्लासिकल है कि नहीं है, ठीक है। एक तरीका है कि जॉन डॉन की जो पोएट्री होती है वो मेटाफिजिकल पोएट्री होती है, इसलिए हम इनको जॉन डॉन मार सकते हैं। लेकिन अगर हम इनके डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो आप देखोगे कि 1572 में से 1631 तक इनका रहा है। बेन जॉनसन का 1572 से 1637 तक रहा है, ठीक है। तो अगर डेट ऑफ बर्थ से भी जाएंगे तो हमें कुछ ज्यादा हाथ नहीं लगने वाला है, ओके। या हम ड्राइडन की अगर हम बात करें तो ड्राइडन का भी 1631 से 1700 है, ये तो क्लियर है कि भाई ये न्यू क्लासिकल में है। ऐसे पोप का भी 1688 से क्या है 1744 के बीच का इनका है। तो बात यहाँ पे फंस रही है ना, जॉनसन और डॉन के बीच में। तो यहाँ पे बस कहने वाली बात ये है कि आपको ये देखना है कि जॉन डॉन जो है वो एक पोएट है, बेन जॉनसन एक पोएट है ही नहीं, ठीक है। मतलब वो मैक्सिमम ड्रामा लिख रहा है, और डॉन की जो पोएट्री होती है उसको लोग मेटाफिजिकल पोएट्री कहते हैं। तो आंसर विल बी सी, ओके। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following is well known for his Scottish songs as much as for his poems? ठीक है, इसमें एक पोएट ऐसे हैं जो कि अपने स्कॉटिश सॉन्ग के लिए भी जाने जाते हैं, विथ एज मच एज फॉर हिज पोएम्स, ठीक है। तो वो पर्सन कोई और नहीं, रॉबर्ट बर्न है, ठीक है। ये अपने स्कॉटिश सॉन्ग के लिए भी जाने जाते हैं। तो देन कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑथर adopted इलिया एज हिज pseudonym? pseudonym मतलब होता है कि हम एक किसी पेन नेम कह लो या दूसरे नाम से हम वर्क लिख रहे होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पेन नेम है। पेन नेम मतलब हम अपने पेन का नाम से ही हम लिख रहे होते हैं। लाइक मुंशी प्रेमचंद का नाम आपने सुना है, दैट इज अ पेन नेम। उनका रियल नेम था धनपत राय, ओके। तो ऐसे ही पेन नेम बहुत से राइटर्स का रहा है। तो इलिया नाम के पेन नेम से या इलिया सिरोनिम से या फिर कह लो रॉन्ग नेम से कौन लिख रहा होता है? तो वो लिख रहे होते हैं चार्ल्स लैम्ब, इज अ प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, ओके। और विलियम हैजलेट भी लिखते हैं, फ्रांसिस बेकन मॉन्टेगन, बट ये लोग अपने खुद के रियल नेम से लिख रहे होते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following is not a feature of dramatic monologue? Okay, dramatic monologue is a way of writing poetry, या कह लो टाइप ऑफ पोएट्री या फॉर्म ऑफ पोएट्री है, जिसमें कि राइटर जो पोएम लिख रहा होता है उसमें एक कैरेक्टर रहता है। देखो ड्रामा से है तो कैरेक्टर रहेगा। मोनोलॉग मीन्स
सिंगल पर्सन इज टॉकिंग, ओनली सिंगल पर्सन इज टॉकिंग, मोनो मीन्स वन होता है, ठीक है। डायलॉग रहता तो दैट इज टू पर्सन और मोर देन टू पर्सन आर टॉकिंग टू ईच अदर। तो कहीं ना कहीं एक कैरेक्टर होगा जो खुद से बात कर रहा है या केवल वही बात कर रहा है, और हमें ये बताया जाता है कि कोई तो सुन रहा है, कोई स्पीकर, मतलब पोइट्री से ये समझ में आता है दैट देयर इज समवन हु इज लिसनिंग दैट पर्सन, ठीक है। बट वो पर्सन कौन है नहीं पता है हमें, ना वो इंटरफेयर करता है। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए रॉबर्ट ब्राउनिंग बहुत अच्छे से जाने जाते हैं। तो इसमें वही फीचर पूछा है कि इसमें से कौन सा, देखो यहाँ पे फीचर नहीं है, नॉट फिर से लिखा हुआ है, ओके। तो द नैरेटिव ऑफर्स एट द डिफाइनिंग मोमेंट इन द लाइफ ऑफ स्पीकर। पहली बात, ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द स्पीकर इवन वाइल टॉकिंग अबाउट अदर्स रिवील्स मोर अबाउट इट वन सेल्फ, अपने बारे में ज्यादा वो बताता है। द प्रेजेंस ऑफ साइलेंट लिसनर इज इंडिकेटेड इन द पोएम, जैसा कि मैंने बताया कि एक साइलेंट लिसनर होता है जो कि केवल सुन रहा होता है। देर इज मोर देन वन स्पीकर, देखो यहीं पे पहला चीज, देर इज मोर देन वन स्पीकर, ये देखो आप, बाकी चीजें तो ठीक है, बट एक स्पीकर रहता है, एक से अधिक स्पीकर नहीं रहते हैं उसमें। तो डी ऑप्शन इज राइट, कि ये फीचर नहीं है ड्रामेटिक मोनोलॉग का। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इंडिविजुअल हु डज नॉट बिलोंग टू स्पेक्टेटर्स क्लब, या स्पेक्टेटर क्लब, ठीक है। तो स्पेक्टेटर क्लब आप जान रहे हो, या हम किसी वीडियो लेक्चर में इसको कवर करेंगे। स्पेक्टेटर क्लब कौन सा है, जिसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं, 6 कैरेक्टर्स आते हैं, ठीक है, इमेजिनरी कैरेक्टर्स, जिसको 2 पर्सन जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील ने डेवलप किया था अपने एक पीरियोडिकल स्पेक्टेटर क्लब के लिए, ठीक है, जो कि डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें से एक है रॉजर डी कवरली, ठीक है, सर एंड्रू फ्रीफोर्ड, विल हनीकॉम, रिचर्ड स्टील नहीं है, तो यही ऑप्शन सही होगा। ये 3 कैरेक्टर्स तो आप देख लिए, 3 कैरेक्टर्स और कौन कौन से हैं। चौथा जो करेक्टर है वो है कैप्टन सेंट्री का। कैप्टन सेंट्री, ठीक है, ये भी उस स्पेक्टेटर क्लब के मेंबर हैं। फिर फिफ्थ कैरेक्टर है एक कोई क्लर्जीमैन है चर्च के, वो कभी कभी आते हैं, काफी गरीब हैं, ठीक है, और तो बस बस ही इज अ कैरेक्टर, बट ओके। और द सिक्स कैरेक्टर इज एक स्टूडेंट है, द स्टूडेंट ऑफ लॉ, आई थिंक, हाँ, द स्टूडेंट ऑफ लॉ, ठीक है। ये टोटल आपके 6 कैरेक्टर्स है, सर रॉजर, ठीक है, सर एंड्रू फ्रूपोर्ट, विल हनीकॉम, कैप्टन सेंट्री, द क्लर्जीमैन, द स्टूडेंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है मीन्स वो ही इज द पर्सन हु यूज टू राइट, नॉट ही इज द कैरेक्टर इन द एसेस, ओके। तो कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लाइक क्वेश्चन है कि नियो क्लासिसिज्म इज द इन लिटरेचर इज बिलीव टू हैव एंडेड इन 1798 व्हेन, ठीक है। तो आप अगर लिटरेचर को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो यू नो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट। डेट क्या है ये, कि इस डेट पे लिरिकल बैलेंस जो है कि पब्लिश्ड हुआ था बाय एच टी कॉलरिज एंड विलियम वॉर्ड्सवर्थ। हाँ, 1798 में ये पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेट पे हम सेपरेट लेक्चर लेकर आएंगे, ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से इंस्पायर था, ठीक है, वो 1789 में हुआ है। बाकी तो जरूरत नहीं होता है जाने की, ओके। 42 का बी आंसर इज राइट। यहाँ पे एंड माना जाता है किसका, किस एरा का, नियो क्लासिकल एरा का, यहाँ पे एंड माना जाता है। नियो क्लासिकल एरा जो है कह लो एक तरीके से 1600 से, रफली 1600 से यही 1798 के अराउंड तक का जो पीरियड होता है, इसको हम लोग न्यू क्लासिकल एरा मानते हैं। इसमें रेस्टोरेशन भी आता है, अगस्टियन एज भी आता है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी भी आती है, ठीक है, वो सब। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये देखो कुछ इसमें लिखा हुआ है, इट इज द ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट अ सिंगल मैन पोजेशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी वांट ऑफ अ वाइफ, ठीक है। तो ये देखो जहां पे भी मैरिज का, वाइफ का, लव का जिक्र होता है, थोड़ा सा फैमिली कॉन्सेप्ट आता है, तो वहां पे जेन ऑस्टिन जो होती हैं वो लिख रही होती है नॉवेल। तो क्योंकि जेन ऑस्टिन का ऐसा ही था कि कुछ हमको 2-3 परिवार दे दो तो उससे मैं एक पूरी नॉवेल बना लूंगी। तो यहाँ पे ये जो लाइन लिखा है ये स्टार्टिंग है एक नॉवेल का उनका, वो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, ठीक है। प्राइड एंड प्रेजुडिस का जो स्टार्टिंग है नॉवेल का, वो यहाँ से होता है, ये इनका सेकंड नॉवेल है, ओके। और 1813 में ये पब्लिश हुआ था। ये आप जानते रहो, फिर हम जेन ऑस्टिन पे जब वीडियो बनाएंगे तो उसमें डिटेल में इस पे बात करेंगे। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, what among the following is more appropriate to an epistolary novel? epistolary novel सिंपली क्या होता है कि जब हम एक नॉवेल बना रहे होते हैं, मतलब एक नॉवेल लिख रहे होते हैं, तो उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि वो लेटर्स के थ्रू एक दूसरे से कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करते हैं।
तो एपिस्टलरी मतलब लेटर्स ही होता है, ठीक है। तो लेटर्स के फॉर्म में जो भी नॉवेल लिखे जाते हैं, जिसमें हम लेटर्स के थ्रू ही करेक्ट कर रहे हैं और वो लेटर ही कहीं ना कहीं एक फॉर्म नॉवेल का फॉर्म ले ले रहा है, तो उसको हम एपिस्टलरी नॉवेल कहते हैं। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखो क्या है कि द कैरेक्टर्स कम्युनिकेट थ्रू लेटर्स। लेटर्स इंश्योर द मोस्ट इमीडिएट कम्युनिकेशन बिटवीन कैरेक्टर्स, नहीं ये नहीं है। सच अ नॉवेल कैन बी बेस्ट एम्प्लॉय टू स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस टेक्निक की बात इसमें नहीं होती है। एपिस्टोलरी फॉर्म इज द मोस्ट इफेक्टिव पोस्ट मॉडर्न टेक्निक, पोस्ट मॉडर्न टेक्निक नहीं है, ये बिगनिंग है, ठीक है। जब नॉवेल्स स्टार्ट किए गए थे लिखना, आपका कह लो कि रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिस, रिचर्ड स्टील नहीं, अ, अ, जोसेफ एंड्रू किसका है, मतलब मीन्स रिचर्डसन, सैम्यूल रिचर्डसन लिख रहे होते हैं, ठीक है। तो वो ये नॉवेल्स जो है कि वो इपिस्टलरी फॉर्म में लिख रहे होते हैं। स्टार्टिंग वहां से होती है नॉवेल की, फिर वो नॉवेल चेंज होके आज का जो फॉर्म हम देख पाते हैं वो। तो एपिस्टलरी नॉवेल इज द वेरी बिगनिंग फॉर्म ऑफ नॉवेल्स, ठीक है, जिसमें हम कैरेक्टर्स जो होते हैं वो लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, to which school are terms like words on page, close reading, irony, tension, paradox generally associated, ठीक है। तो ये क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है कि किस क्रिटिसिज्म में बेसिकली ये वर्ड्स जो है कि यूज होते हैं, जैसे वर्ड ऑन पेज, क्लोज रीडिंग, आयरनी, टेंशन, तो वो न्यू क्रिटिसिज्म में स्टार्ट होते हैं। हम क्रिटिसिज्म पे लेक्चर्स जल्दी ही बना के आपको अपलोड करेंगे वीडियो। 46 क्वेश्चन है कि व्हाट नॉवेल्स हैज वर्च्यू रिवॉर्डेड एज अ सबटाइटल, ठीक है। मैंने पहले भी बात की है कि नॉवेल के सबटाइटल्स, ठीक है, नॉवेल जब भी हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं नॉवेल बेसिकली, तो उसके सबटाइटल, पहली चीज सबटाइटल पे उसके फोकस आपका होना चाहिए कि उसका सबटाइटल क्या है। सेकंड, कुछ फर्स्ट लाइंस कह लो उसके, ठीक है, फर्स्ट लाइंस, जैसे अभी हमने एक ऊपर क्वेश्चन किया ना वो, ठीक है, डेट ऑफ पब्लिकेशन तो पता ही है, ठीक है, किस जर्नल में पब्लिश्ड हुआ है या किस मैगजीन में पब्लिश हुआ है वो भी आप जानते रहोगे। तो ये कुछ चीजें आप कोई भी वर्क तैयार करते हुए ये चीज आप करोगे, ठीक है। तो वर्च्यू रिवॉर्डेड, ठीक है, ये किसका है, तो पामिला बाय सैमुअल रिचर्डसन, जब जो हमने नाम लिया था, इट इज अ वेरी बिगनिंग नॉवेल्स, कह लो कि नॉवेल्स का बिगनिंग था। पामिला इज वन ऑफ दैट, सब टाइटल है उसका वर्च्यू रिवॉर्डेड, ठीक है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटी इज ट्रुथ, ट्रुथ इज ब्यूटी, दैट इज ऑल ये नो ऑन अर्थ एंड ऑल यू नीड टू नो ऑन अर्थ। तो ये जो फेमस लाइन है वो किसने कही है वो तो आपको पता होना चाहिए, किसमें कही है वो भी पता होना चाहिए। तो ये फेमस लाइन किट्स ने कही है, ठीक है। जहां भी ब्यूटी की बात आ जाएगी समझ लो वो किसने कही है, किट्स ने की है, जॉन किट्स ने कही है। ओके, बिकॉज ही लव टू ग्लोरीफाई और सो ट्रिब्यूट और एनीथिंग यू कैन से टुवर्ड्स ब्यूटी, ठीक है। ब्यूटी इज ऑल थिंग, उनकी फिलोसफी का जो कोर है वो ब्यूटी ही है, ठीक है। यहाँ पे वही चीज है कि ट्रूथ इज ब्यूटी, ब्यूटी इज ट्रूथ, एंड दिस इज ऑल यू नीड टू नो ऑन दिस अर्थ। तो ये किस वर्क में उनके है, तो ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, बहुत खूबसूरत ओड है, बहुत ब्यूटीफुल है, कभी मन करे तो पढ़ो ना। वैसे भी पढ़ना है एग्जाम की तैयारी के लिए, तो ये बहुत अच्छा वर्क है। तो उसमें ये लास्ट की लाइन है, ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज ऑल यू नीड टू नो। ओके, 48 क्वेश्चन, देखो वैसा ही क्वेश्चन फिर से आ रहा है। हाँ, कि मतलब किसी के लिए कोटेशन कुछ कहा है, किसी ने कुछ कोट किया है उसके लिए, या कोई वर्क। तो आई रिजॉइस टू कॉनकोर with the common readers, the churchyard abounds with images which finds a mirror in every mind and with sentiments to which every bosom returns an echo। तो ये जॉनसन ने किस पोएट के पोयम के लिए कही है, ठीक है। तो अ, ये है टॉमस ग्रे, ये क्या लिख दिया हुआ है, ये नहीं रहेगा। हाँ, तो टॉमस ग्रे के लिए ये लाइन लिखी हुई है, किसने लिखी है, तो जॉनसन ने लिखी है। और किसके लिए, तो एलजी रिटन इन कंट्री चर्च यार्ड, उनका जो वर्क है उस वर्क के लिए इन्होंने ये लाइन लिखी हुई है। एक क्रिटिकल अप्रोच कह लो उनके लिए। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होम डिड वर्ड्सवर्थ डेडिकेटेड या डेडिकेट हिज प्रिल्यूड। उनका वर्क है प्रिल्यूड, जो कि 1850 में पब्लिश हुआ था ना, आफ्टर हिज डेथ। वो किसको उन्होंने ट्रिब्यूट किया है, तो वो उनके अपने फ्रेंड एस टी कॉलरिज के, जो कि लिरिकल बैलेड में उनके साथ लिख रहे होते। उनको ये उन्होंने ये ट्रिब्यूट किया हुआ है। लोग अक्सर वर्ड्सवर्थ है तो
डोरथी के लिए हो सकता है कि अपने सिस्टर को किया हो या अपनी वाइफ को किया हो या नेचर को किया हो। फ्रेंड का थोड़ा जिक्र कम आता है बट उन्होंने उनको किया है। क्वेश्चन नंबर 50 है कि द नियरेस्ट सेंस ऑफ लियोटार्ड्स डेफिनेशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निज्म एज इनक्रेडुअलिटी टुवर्ड्स ग्रैंड नैरेटिव इज। ठीक है, ग्रैंड नैरेटिव की बात किस में वो कर रहे हैं लियोटार्ड? ठीक है, मॉडर्निज्म में। तो एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली ग्रैंड आइडियोलॉजिकल नैरेटिव फ्रेमवर्क्स, ठीक है, उसकी बात कर रहे हैं कि मतलब ग्रैंड नैरेटिव में वैसे ही चीजों को हमको लेना चाहिए। 51 है कि व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन फीचर ऑफ न्यू क्लासिकल पोएट्री। ठीक है, इसमें से कौन सा न्यू क्लासिकल पोएट्री का फीचर नहीं है? अटेम्प्ट टू प्रेजेंट द जनरल ह्यूमन नेचर। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, जनरल ह्यूमन नेचर को प्रेजेंट करने की बात होती है। इमिटेशन ऑफ क्लासिकल फॉर्म्स, ये भी बात होती है। यूज ऑफ राइम कपलेट, हीरोइक कपलेट वॉज वेरी फेमस एट दैट टाइम। इमेजिनेटिव फैंटेसी की बात नहीं होती है इसमें। तो ये फीचर नहीं है न्यू क्लासिकल पोएट्री का। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अलेक्जेंडर पोप क्वाइंड मेनी एपिग्राम्स। एपिग्राम्स क्या होता है? जैसे कह लो एक तरीके से लोकोक्ति या मुहावरे जिसका कोई मतलब होता है, मीनिंग देता है। जैसे हम कहते हैं ना, काल करे सो आज करे सो अब, ये भी एक तरीके का दोहा तो है बट एक एपिग्राम भी है। ठीक है, एक लाइन का होता है वैसे एपिग्राम, एक या एक सेंटेंस होता है जिससे हम एक फिलोसॉफिकल मैसेज वगैरह दे रहे होते हैं। तो ऐसा कई मैसेज पोप की पोएट्री से मिलता है। ठीक है, तो उसमें से कौन सा उन्हों का उनका नहीं है? देख लो, बार बार नहीं आ रहा है तो ध्यान देना। जैसे नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर भी। ठीक है, कि कभी एक उधार देने वाला या उधार लेने वाला मत बनो। टू अर इज अ ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। हाँ, कि गलती करना इंसान का काम है, माफ करना भगवान का काम है। अ लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग, कि थोड़ी सी पढ़ाई बहुत डेंजरस होता है। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फेयर टू ट्रेड, मतलब मोर उधर भागते हैं जहाँ पे एंजल्स नहीं जाते हैं। तो ये जो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ये नहीं है, ये आपका विलियम शेक्सपियर का है। विलियम शेक्सपियर ने ये बात कही है किसमें? हैमलेट में। हाँ, हैमलेट में, वो भी कहाँ, पोलोनियस जो एक कैरेक्टर रहता है वो ये बात अपने बच्चे को बोलता है कि नीदर अ बोरोवर नॉर अ लैंडर। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद रोमांटिसिज्म। ठीक है, बार बार देख लो इस चीज को, नॉट वर्ड आ रहा है बार बार। नॉट एसोसिएटेड विद रोमांटिसिज्म, इसमें से कौन सा फीचर कह लो या क्या चीज जो है कि रोमांटिसिज्म से एसोसिएट नहीं करती, बिलोंग नहीं करती, उससे रिलेटेड नहीं है? एम्फेसिस ऑन जनरल ह्यूमन नेचर, इंडिविजुअल इंडिविजुअल इमेजिनेशन, कंसर्न विद सुपरनेचुरल वर्ल्ड, पार्शियलिटी फॉर मिडवल थीम्स। ह्यूमन नेचर की बात होती है, ठीक है, इंडिविजुअल इमेजिनेशन की भी बात होती है, कुछ थोड़ा बहुत सुपर नेचुरल चीजें भी देखने को मिलती हैं। ठीक है, मिडवल थीम्स की बात कहीं होती ही नहीं है कि मिडवल थीम्स पे वो लोग कुछ लिख रहे होते हो। तो ये ऑप्शन नहीं है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द मूवमेंट विच इज नॉट जनरली कंसिडर्ड एज द मॉडर्निज्म। ठीक है, कि एक तरीके से कौन सा ऐसा मूवमेंट है जो कि मॉडर्निज्म में नहीं किया गया या मॉडर्निज्म का पार्ट नहीं है? तो वो है नेचुरलिज्म। ठीक है, नेचुरलिज्म पहले का है। ठीक है भैया, आप उसको अमेरिकन ट्रांसेंडेंटलिज्म से एसोसिएट कर सकते हो या रोमांटिसिज्म से कर सकते हो, बट नॉट विथ मॉडर्निज्म। बाकी एक्सप्रेशनिज्म, सररियलिज्म, इमेजिज्म, ये सभी जो है कि मॉडर्निज्म के ही पार्ट है। व्हाट मूवमेंट इज एंड्रे बर्टन एसोसिएटेड विथ? ठीक है, तो एंड्रे बर्टन जो है सररियलिज्म से एसोसिएटेड है। इन लोग को हम लोग डिटेल में वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what novel has a pure women as a subtitle? As I told you, subtitle is very important. Whenever you are going to study any novel, focus on subtitles की subtitle उसका क्या है। हम पोएम का नाम, सॉरी, वर्क का नाम जान लेते हैं बट उसके सबटाइटल्स पे उतना फोकस नहीं करते। तो द मिल्स ऑन द फॉल्स, जेन आयर, टेस्ट ऑफ डी अरवेल्स, एडम बेड। तो ये टेस्ट का ही सबटाइटल है प्योर वुमेन। ठीक है, जो कि 1891 में, ठीक है, 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। ओके, उसी समय वो द ग्राफिक करके एक जनरल था, उसमें वो चैप्टर्स के फॉर्म में या एपिसोड के फॉर्म में पब्लिश होता था। ठीक है,
तो ये कुछ तो चीजें जानते रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द कंपैरेटिव लिटरेचर मेथोडोलॉजी ट्रेड? ठीक है, तो इसमें से कौन सा कंपैरेटिव लिटरेचर का मेथड नहीं है बेसिकली? देखो, तो जेनियोलॉजी, हिस्टोग्राफी, जेनोलॉजी, हेमेटोलॉजी। थीमेटोलॉजी में हम किसकी बात करते हैं? थीम्स पे पढ़ाई, स्टडी ऑफ थीम्स कह लो होती है। हम्म स्टडी ऑफ थीम्स, ठीक है। जेनोलॉजी क्या होता है? तो ये स्टडी ऑफ जेनरा, ठीक है, वो जो जैसे होता है ना फॉर्म्स, उसकी स्टडी होती है। अगर उसकी कोई स्टडी कर रहा है तो वो उसमें होता है। हिस्टोग्राफी बेसिकली हम हिस्टोरिकल इवेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ रहे होते हैं उस पे। और जेनियोलॉजी बेटा ऐसा कोई स्टडी का ब्रांच नहीं है, ये बेसिकली लीनेज जो होता है उसकी बात है, तो यहाँ पे ये चीज नहीं है, मैथोलॉजी का ट्रेड ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ अ यूटोपियन नॉवेल। ठीक है, यूटोपियन नॉवेल, द टाइटल ऑफ विच टेकन एज बैकवर्ड स्पेलिंग ऑफ अ वर्ड विच मीन्स नॉट एनी प्लेस। ठीक है, तो यूटोपिया वर्ड या डिस्टोपिया आपने सुना होगा। ठीक है, यूटोपिया होता है एक आइडियल वर्ल्ड या एक परफेक्ट वर्ल्ड, ठीक है, जो कि रियल नहीं होता है, इमेजिनरी होता है। क्योंकि रियल में तो कोई परफेक्ट वर्ल्ड जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तो बट देयर आर फ्यू राइटर्स जो कि वो सोचते हैं कि ऐसा कोई एक वर्ल्ड होता है, परफेक्ट वर्ल्ड या आइडियल वर्ल्ड, प्लेटो ने भी जिसको जिक्र किया है। तो उसी नाम से एक नॉवेल किसी ने लिखा है, वो है थॉमस मोर। ठीक है, थॉमस मोर ने आपका 1516 में एक नॉवेल इसी नाम से, यूटोपिया नाम से लिखा हुआ है। ओके, जो कि एक परफेक्ट वर्ल्ड की बात करता है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लूज वन पेरेंट, Mr. Worthing may be regarded as a misfortune. To lose both looks like carelessness. ठीक है, आइडेंटिफाई द स्पीकर इन द कॉमिक लाइन्स। ठीक है, तो ये एक डायलॉग है, उसके स्पीकर कौन है? तो लेडी ब्रैकनेल है। ये जो कैरेक्टर है वो आते हैं ऑस्कर वाइल्ड का एक वर्क है। ऑस्कर वाइल्ड आपके एक ड्रामेटिस्ट हैं, इनका वर्क है इम्पोर्टेंस इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। हाँ, ये वर्क का नाम है, जिसमें से ये लाइन ली गई है, कॉमिक लाइन कह लो एक तरीके से। इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट 1895 में पब्लिश हुआ है। इसका सब टाइटल जानते रहो क्या है? ट्रिवियल कॉमेडी, ट्रिवियल, हाँ, ट्रिवियल कॉमेडी ऑफ सीरियस, फॉर सीरियस पीपल। हम्म ये इसका सब टाइटल है। ठीक है, और ये ऐसे प्लेस जो लिखे थे इन्होंने, उसको हम लोग ड्राइंग रूम प्ले कहते हैं। ठीक है, कि जैसे सिंग प्ले होता है ना, सिंग ड्रामा, किचन सिंग ड्रामा या डोमेस्टिक प्लेस, उसी तरह से ड्राइंग रूम प्लेस होते हैं। ठीक है, जिसमें पूरी कहानी जो है, स्टोरी एक ड्राइंग रूम में बैठ के चीजें हो रही होती है, उस पर रिलेटेड है। तो ये लेडी बैकनेल जो है कि इसकी वो स्पीकर थी। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, identify the author who is generally not considered to have employed stream of consciousness as a principal tool for his or her writing. स्ट्रीम्स ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, जिसमें हम स्टोरी जो होती है कभी पास्ट में बैक जाती है, ठीक है, पास्ट में जाती है, कभी प्रेजेंट में आ जाती है, कभी थोड़ा फ्यूचर में, नियर फ्यूचर। ठीक है, कभी यहाँ से यहाँ स्टोरी जा रही है। ठीक है, मीन्स एक सीक्वेंस में नहीं स्टोरी चलती है, जो कि एक ट्रेडिशनल वे था। ठीक है, इसमें हम स्टोरीज देखते हैं कि आगे पीछे शिफ्ट करती है, लाइक मूवी लाइक तमाशा। ठीक है, जिसमें हम देख रहे हैं कि इवेंट थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है माइंड के लिए, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में नहीं चलती है। और जिसमें रीडर जो होता है वो अपने सोच में चला जाता है, और वो पास्ट में चीजें सोचने लगता है, प्रेजेंट में होके पास्ट में चला जा रहा है। फिर वो कुछ चीजें हो रही तो वो फिर प्रेजेंट में आ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो टेक्निक है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो ये टेक्निक वर्जीनिया वुल्फ काफी यूज करती हैं, विलियम फॉकनर ने भी यूज किया है, जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। जेम्स जॉयस इज नोन फॉर मास्टरी ओवर दिस टाइप ऑफ टूल, यू कैन से। बट जोसेफ कॉनराड का इससे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which modernist writer has make it new for the maxim for experimentation and adherence to a literary creativity? ठीक है, तो एक पर्सन है जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया मेक इट न्यू का। ठीक है, वो है एजरा पाउंड। ठीक है, मेंटर ऑफ टी एस इलियट, जिसको टी एस इलियट ने द वेस्टलैंड डेडिकेट भी किया है।
मेक इट न्यू उन्होंने बोला है। क्वेश्चन नंबर 62 है, व्हाट एलोगोरिकल नॉवेल बाय विलियम गोल्डिन फीचर्स अ ग्रुप ऑफ बॉयज स्ट्रेंडर्ड ऑन अ डेजर्ट आइलैंड। ठीक है, तो ये है द लॉर्ड ऑफ फ्लाइज, ठीक है, करके उनका एक वर्क है, जिसमें कुछ बच्चे हैं जो कि ट्रेन एरोप्लेन क्रैश होने की वजह से एक आइलैंड पे फंस जाते हैं, और कैसे उनके अंदर एक ह्यूमनिस्टिक या एनिमलिस्टिक चीजें आती हैं। तो वो बहुत ही एलिगोरिकल पोयम है, नॉवेल है, मस्ट रीड नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 63, what name was applied to the group of British playwrights and novelists from 1950s, which include John Osborne, John Breen, and Alan Sillitoe? हम्म, तो इनके ग्रुप के नाम को हम लोग बोलते हैं एंग्री यंग मैन ग्रुप। ओके, आ, ठीक है, एंग्री यंग मैन, जैसे जॉन ऑसबॉर्न का लुक बैक इन एंगर ड्रामा काफी फेमस है, उसमें जो कैरेक्टर है वो एक एंग्री यंग मैन है, मीन्स जिसको जॉब नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड है, मैरिड है, ठीक है, और कैसे चीजें बहुत फ्रस्ट्रेशन है उसके माइंड में, तो वो चीजें उसमें दिखाई जाती है। तो यहाँ पे एक लाइन है और ये बताना है कि किसने लिखी है या किस जगह लिखी है। तो आफ्टर 20 hours इट लॉस्ट इट्स स्टिंग्स, माई मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी, स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। ठीक है, तो नाइट विथ स्कॉर्पियो करके है वर्क नजीम एजिकिल का। ठीक है, उसमें उन्होंने ये लाइन, उनकी लास्ट की लाइन है उस पोएट्री की, वो है। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट अकॉर्डिंग टू कॉलरिज इज अ ट्रू फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी इमेजिनेशन। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी इमेजिनेशन ऐसे सिंपली जान लो, जो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है, ठीक है, वो सभी ह्यूमंस के अंदर होता है, एवरी ह्यूमन। जैसे हम थोड़ा बहुत भी कुछ भी सोच रहे होते हैं ना, तो वो सभी के अंदर होता है प्राइमरी इमेजिनेशन। सेकेंडरी जो होता है थोड़ा सा कह लो अपलिफ्टेड होता है, तो वो आर्टिस्ट हो गए, फिल्म मेकर हो गए, डायरेक्टर हो गए, जो कि थोड़ा और इमेजिनेटिव होकर सोच सकते हैं, उनको लेकर सेकेंडरी इमेजिनेशन होता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है कि ओनली पोएट्स, साइंटिस्ट, आर्टिस्ट, हिस्टोरियंस सो ऑन पोजेसेस सेकेंडरी इमेजिनेशन। बात ये सही है, लेकिन नेक्स्ट ऑप्शंस भी देख लेते हैं। प्राइमरी इमेजिनेशन इज एक्सक्लूसिव टू पोएट्स, आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, वो कॉमन पीपल के लिए भी होता है। एवरीवन पोजेसेस प्राइमरी इमेजिनेशन, नॉट सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो ये भी नहीं होगा। सेकेंडरी इमेजिनेशन इज पोजेस्ड बाय एवरीवन, नहीं, वो प्राइमरी इमेजिनेशन होता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंशनल फैलेसी का मतलब क्या होता है। एकदम बहुत सीधा क्वेश्चन है, इंटेंशनल फैलेसी मतलब क्या होता है। तो द accessibility and desirability of the author's intention in his work। देखो, इंटेंशनल फैलेसी में क्या होता है कि राइटर जो जिसका जिसका जो इंटेंशन है, ठीक है, कि मुझे ऐसा वर्क लिखना है या ये होना चाहिए, वो चीज बताता है इंटेंशनल फैलेसी। बट हो सकता है कि रीडर उसको अलग वे में इंटरप्रेट करे या उसको अलग वे में समझे, बट राइटर का इंटेंशन क्या होता है। सपोज एक आर्टिस्ट एक पिक्चर बनाता है, ठीक है, अब उसमें वो रास्ता यहाँ से निकालता है, उस सेट जा रहा है, हम यहाँ पे कुछ है, तो राइटर का है कि हम जब पिक्चर देखें तो हम इस साइड से देखते हुए यहाँ पे एंड करें। बट एज अ व्यूअर हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ से देखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इंटेंशनल फैलेसी क्या है कि राइटर को यहीं से चीजें स्टार्ट करनी है। तो राइटर का जो डिजायर है कि हमें चीजों को ऐसे अपने वर्क को दिखाना है, तो वो होता है इंटेंशनल फैलेसी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 67 पे। as George Samsa awoke on one morning from uneasy dream, he found himself transformed in his bed into a monstrous वर्मी। ओके, तो एक वर्क है जिसमें क्या होता है कि एक पर्सन है, एक दिन सुबह उठता है वो, और वो किसी तो कॉकरोच टाइप समथिंग में चेंज हो जाता है। ठीक है, ठीक है, अब वो अपने आप को कहीं समझ नहीं पाता, ना उसको कोई समझ रहा है। ठीक है, तो वैसे एक साइंटिस्ट साइंस में भी एक कह लो टर्म होता है मेटामॉर्फोसिस, जिसमें हम जैसे ये होती है ना बटरफ्लाई, पहले वो एक कोकून में होता है, फिर वो चेंज होके क्या हो जाता है, एक बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है ना, तो उसको हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जिसमें अपनी बॉडी ही आदमी बदल देता है, या कोई एनिमल या इंसेक्ट अपनी बॉडी ही पूरी बदल देता है, तो उसी को हम लोग मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ होता है इस स्टोरी में, कि एक पर्सन है जॉर्ज सिम्पसन नाम का, वो एक ह्यूमन से कन्वर्ट हो जाता है मॉन्स्टर वर्मी में। ठीक है, तो वो कौन सा वर्क है, तो वो मेटामॉर्फोसिस है, जो कि 1950 में फ्रेंच काफ्का ने लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विंस्टन स्मिथ नाम का कैरेक्टर किस
टोटालियन स्टेट में रह रहा होता है। नेम द नॉवेल विद द कैरेक्टर विस्टन स्मिथ हु ट्राइज टू रिबेल अगेंस्ट द टोटलिटेरियन स्टेट। ठीक है, टोटालियन स्टेट में मतलब कि वहां पे किसी एक पर्सन का ही शासन है, एक तरीके से कह लो डिक्टेटरशिप। तो वो वर्क है 1984। जॉर्ज ऑरिवल हैं इसके, कह लो राइटर या हाँ ऑथर इसके जॉर्ज ऑरिवल हैं। और ये वर्क जो है 1984 लिखा है, लेकिन ये लिखा गया था 1949 में। ठीक है, और इसका एक फ्रेज बहुत कॉमन है। ठीक है, बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। ठीक है, इसी के कॉन्सेप्ट पे आज का बिग बॉस या ये चीजें चलती है ना, कि उसमें कोई एक पर्सन है जो कि आपको देख रहा है, लेकिन आपको पता नहीं कि आपको कौन देख रहा है। ठीक है, बट यू नो कि समवन इज वॉचिंग यू। ठीक है, तो बिग ब्रदर जो कॉन्सेप्ट है ये बिग बॉस का, वो यहीं से आया हुआ है। ठीक है, उसमें पूरे सिटी में कैमरे लगे होते हैं, एंड यू आर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग फ्रॉम योर माइंडसेट। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ रहता है इस क्वेश्चन इसमें। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल हैप्पी फैमिलीज आर अलाइक, ईच अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन ऑल ऑन वे, इन हिज ओन वे भी हो सकता है। इन इट्स वे, इट्स ओन वे होना चाहिए, इट्स होना चाहिए, ITS इट्स। ओके, इट्स ओन वे। कि मतलब सभी हैप्पी फैमिलीज एक जैसी होती हैं और सभी अनहैप्पी फैमिलीज अपने आप में अपने तरीके से अनहैप्पी होती हैं। तो ये किस नॉवेल की फर्स्ट लाइन है? मैंने बार बार बोला है कि नॉवेल का सब टाइटल, नॉवेल की कुछ फर्स्ट लाइन्स आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कोई भी नॉवेल पढ़ने जा रहे हो। तो ये किस नॉवेल में की फर्स्ट लाइन है? तो ये है एना करेनिना बाय लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय की ये नॉवेल है। ठीक है, काफी बेहतरीन नॉवेल है अपने टाइम की, और कह लो हर समय की। ठीक है, और ये 1878 में पब्लिश हुई थी। और ये एक रशियन नॉवलिस्ट है। ठीक है। हम्म आना करेनिना, ओके, उसमें की ये लाइन्स हैं। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Imagined communities. Who among the following initiated the concept of imagined communities? ठीक है, तो इमेजिन कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो बेनेडिक्ट एंडरसन लेकर आए थे। इसमें क्या होता है, ठीक है, कि हम एक मीडिया जो है, मीडिया वो एक ऐसी कम्युनिटी क्रिएट करती है। ठीक है, शेप करती है, इंडिविजुअल साइकी को शेप करने की काम करती है, शेपिंग इंडिविजुअल साइकी। ठीक है, और वो आपको ऐसा बता देगी कि आप जो है कि आप देश के लिए हो, जैसे नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आएगी, पेट्रियोटिज्म का कॉन्सेप्ट लेके आएगी। ठीक है, कुछ ऐसा कि आप अपने तरीके से नहीं सोचोगे, आप उस मीडिया या उस ग्रुप के कहने पे चीजें करोगे, जो कि आज के समय में बहुत बहुत कॉमन हो चुका है। तो ये कॉन्सेप्ट इन्होंने 1983 में लेकर आया था, बेनेडिक्ट एंडरसन ने, इमेजिन कम्युनिटीज का। हाँ, बहुत देखने में लगता है, देखो एक इंटेंशनल फैलेसी पीछे गया, ये है पैथेटिक फैलेसी, कि ये टर्म का स्टैंड फॉर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? आपने एक वर्ड फिगर ऑफ स्पीच में सुना होगा, पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, पर्सोनिफिकेशन एक वर्ड सुना होगा, जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को हम एक ह्यूमन एट्रीब्यूट्स दे देते हैं। ठीक है, उसको हम ह्यूमन बना देते हैं। ठीक है, ह्यूमन का कैरेक्टर्स दे देते हैं बेसिकली, कि बादल उड़ के या चल के आया, या पेन या किताबें मेरी राह देख रही थी। तो क्या है कि बुक्स तो ऐसा थोड़ा ना कि वो आपकी राह देख रही हैं, बट क्या है कि हम ऐसा एट्रीब्यूट कराते हैं कि वो देख रही हैं। तो जब हम ह्यूमन एट्रीब्यूट्स, ह्यूमन फीचर्स किसी और नॉन लिविंग थिंग को देते हैं, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। वही उसी चीज को हम लोग पैथेटिक फैलेसी भी कहते हैं। ओके, तो इससे डरने की जरूरत नहीं कि इतना बड़ा टर्म है, क्या होगा इसका मतलब, सिंपली पर्सोनिफिकेशन। द फैलेसी ऑफ सिंपैथाइजिंग विद अदर इंडिविजुअल नहीं, द estrangement बिटवीन ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन वर्ल्ड नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। द पैथेटिक स्टेट ऑफ इनऑर्गेनिक वर्ल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं। द एट्रीब्यूट्स ऑफ ह्यूमन इमोशन टू द नॉन ह्यूमन रियल रेलम्स। ठीक है, वही चीज है, नॉन ह्यूमन चीजों को ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देने की बात होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Mr. and Mrs. Dursley of number 4 Private Drive were proud to be say that they were the perfectly normal. Thank you very much. Okay, ये बहुत ही जो पढ़ा होगा या जिसने देखी होगी, वो उनको पता होगा कि मिस्टर और मिसेस डर्सली कौन है। ठीक है, तो ये हैरी पॉटर मूवी है ना, उसमें हैरी पॉटर के अंकल और आंट हैं, जहाँ पे वो रहता है ना घर पे। ठीक है, वो, तो उसमें पहले ही वर्क में, नॉवेल में ये लाइंस लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये हैरी पॉटर का है, जो कि 1997 में पहली बार पब्लिश हुआ था। फर्स्ट बुक जो पब्लिश हुई थी 1997 में हुई थी।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। सोस्योर फर्डिनेंडी सोस्योर क्या है क्वेश्चन कि व्हाट डज सोस्योर स्टेटमेंट इन लैंग्वेज देयर ओनली differences without positive terms mean? Hmm. there's there are only differences without positive terms. Hmm. तो इसका मतलब क्या है? इन रियल लाइफ language be able to overcome all barriers and ensure meaning and communication. Language is an ordinary system, hence it is never negative. Only a diachronic approach alone can really reveal the negative differences of the linguistic system. Language is a system of negative signifiers and functioning. तो नेगेटिव बात तो कहीं नहीं होती है. ओके, तो देर आर ओनली डिफरेंसेस विदाउट पॉजिटिव टर्म्स मीनिंग मीन्स. तो ये है कि इन रियल लाइफ लैंग्वेज इज एबल टू ओवरकम ऑल बैरियर्स एंड इंश्योर मीनिंग एंड कम्युनिकेशन. ठीक है, लैंग्वेज का यही काम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है. A good deal of cultural studies centered on question of. ठीक है, कल्चरल स्टडी का मतलब क्या होता है? फील्ड वर्क, एप्लीकेशन, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्लॉइटेशन. हाँ, रिप्रेजेंटेशन है कल्चरल स्टडी पूरा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश. ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई? पहला क्वेश्चन ऐसा कह सकते हो. तो वो आई थी 1600, 31 दिसंबर 1600 में ये आई थी. ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पीवाईक्यू. लेट मी नो इन कमेंट कि आपको चीजें समझ में आई नहीं आई, क्या कुछ करने की जरूरत है. ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट वीडियोस. थैंक यू.